तो हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है। और इसमें हम ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो अच्छे से समझना इनको। आज हम चलो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बेसिकली इसमें 5 लॉज पढ़ाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है गेलो-सेक्स लॉ, और फिफ्थ है एवोगैड्रोस लॉ। सिक्स्थ मैंने एक लॉ लिखा हुआ है वहाँ पे, ये रहा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो ये वाला लॉ है ये हैशटैग लॉ है, मतलब नॉर्मली ये एनसीईआरटीज में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड में है ये। इसमें से क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे आज। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो पहले हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये आपने वैसे पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल इजी सा है, हम कई बार पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द मास ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है इसमें, कि जब भी कोई भी केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज होगा तो जो मास होगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का वो सेम रहेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया कंजर्वेशन ऑफ आइस टू वाटर। ठीक है, हमने एक आइस क्यूब ली, उसको पिघलाया, पानी बन गया वो। ठीक है, पहले आइस क्यूब को मेज़र किया कि मतलब कितने ग्राम किया है, मान लो 10 ग्राम किया है। फिर उसको जब पिघलाएंगे तो पानी बनेगी। ठीक है, पानी बनने के बाद हमने फिर पानी को मेज़र किया कि वो कितने ग्राम का है, वो भी 10 ग्राम का है। इसका मतलब क्या होगा कि आइस से वाटर में तो बन गया वो। ठीक है, लेकिन उसकी जो मतलब वो है, क्या नाम है, मास है, वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं हम। लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन। अ केमिकल composition is always found to be made up of the same element combined together in the same fixed ratio by mass। अब इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि कोई एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मतलब जो एक कुछ एलिमेंट से बन के कंबाइन होके, ठीक है, एक एलिमेंट मतलब एक कंपाउंड बना रहा है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स के मास है वो एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। समझ आया? एक एग्जांपल जो हम लेंगे उससे आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। हमने एग्जांपल लिया वाटर का। ठीक है, जिसमें आ जाता है सी वाटर H2O, रिवर वाटर H2O, रेन वाटर H2O। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर देखो हम समुद्र को ले लेते हैं, यानी कि सी वाटर। अब उसमें से पानी का एक सैंपल ले लिया हमने, एक हम नदी के पास गए, नदी का एक सैंपल ले लिया, बारिश आ रही थी, ठीक है, अच्छी सी, तो उससे एक सैंपल ले लिया हमने पानी का। तीनों को मेज़र करके देखा, तीनों का फॉर्मूला सेम था H2O, तीनों के मासेस सेम है। कहने का मतलब ये है कि आप सोर्स कोई भी हो आपका, कि आप कहीं से भी वो एलिमेंट ले रहे हो, कहीं से भी वो कंपाउंड ले रहे हो, जो उसकी रेशियो रहेगी मास की वो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, इस लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन का। इसका एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन आइसोटॉपिक फॉर्म। आइसोटॉपिक फॉर्म क्या होती हैं, जिनका मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ ये वाला है। अभी देखो इसमें CH4 यानी कि मीथेन, CD4 CT4। ठीक है, अभी इसमें कार्बन का तो जो मास है वो सेम रखा है हमने, 12 12 12। ठीक है,
तो अभी हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 4, यानी कि 4 × 1 = 4, ठीक है। और ड्यूटेरियम 4 है, 2 × 4, इसका मास हो गया 8। और ट्रीटियम का 4 × 3 12 हो गया, ठीक है ना। और इनका रेशो क्या बना, ये हो गया, ये 3:1 बन गया, और ये 3:2, और ये 1:1। तो इन इनमें तो वैरी कर गया, ठीक है ना। लेकिन ये है तो एक ही कंपाउंड, मतलब इसके ये है तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम सेम से ही, लेकिन बस ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम हाइड्रोजन की आइसोटॉप है, तो इसमें चेंज हो जाएगा आइसोटॉपिक फॉर्म में, ठीक है ना। आगे देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, then the mass of one of the element which combined with the fixed mass of other element be a simple whole number ratio। तो इसमें क्या कह रखा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी इसमें क्या होगा, जब कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें एक कंपाउंड की तो मतलब हम मास को फिक्स रख लेंगे, ठीक है। जो दूसरा उसके साथ वाला मतलब एलिमेंट होगा ना, उसका मास वैरी करेगा होल नंबर रेशियो में, एक सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, उसमें वैरी करेगा वो, ठीक है। इसका वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ये देखिएगा, इस N2O N मतलब हमने सिंपली एक ले लिया NO, ये वाला, एक मिनट, ये एक ले लिया हमने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इनके काफ़ी सारे कंपाउंड हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये ले लिया मैंने, अ, चलो जी। अभी हाँ, तो पहला कंपाउंड हमने इनसे बनाया N2O, ठीक है ना। NO, इसमें एक ले लिया हमने NO, एक ले लिया N2O3, N2O4, N2O3। ये N2O3 एक और लिया हमने, वो अलग है मतलब, ठीक है, उसमें मासेस अलग हो जाते हैं। तो आगे यहाँ पे आ जाते हैं N2O पे पहले। इसमें जो N है उसका मास कितना है, 28, ऑक्सीजन का 16। रेशो ली हमने इन दोनों की 28/16, ये हमारे पास बनेगा 14:8, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कितना है, 8 है। एक मिनट, ये रहा, यहाँ पे 8 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं NO पे। NO पे कितना आएगा, 14:16, 14:16, ये तो मतलब सेम ही रह गया। तो यहाँ पे आया 16, लेकिन 14 अभी भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, यानी कि N को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। N2O3 पे चलते हैं, NO 28 रेशो 48, ठीक है ना, 14 रेशो 24। अभी फिर से बदल गया, ये वेरी कर गया, 24 बन गया, लेकिन 14 सेम रहा क्योंकि हमने फिक्स कर रखा है। N2O4, N2O4 अभी यहाँ पे क्या होगा, 28:64, ठीक है ना। 14:32, ये सर्कल कर दिया मैंने, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं N2O3, ठीक है। N2O3 में वही सेम 28 और 80, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 14, और ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, 40, ओके, ये 40 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या देर कर है कि नाइट्रोजन तो हमने फिक्स कर लिया, एक का जो मास है उसका रेशो वो फिक्स रहेगा, दूसरे वाले का वेरी करता रहेगा। वैसे आप लोगों को ये तो समझ आ रहा है ना कि ये 28 कैसे है और ये 16 कैसे है, ठीक है ना, ये तो समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं बता देता हूँ। देखो N2 है, N
टू एक नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये 40। तो अब चलते हैं हम गेल-सिक्स लॉ पे। व्हेन गॉस रिएक्ट दे do so in volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of products formed if gaseous। क्या कह रहा है, एक मैं बताता हूँ आप। तो इसमें क्या कह रखा है कि मतलब जब भी हम रिएक्ट करेंगे, अगर मतलब ये सिर्फ एक कंडीशन पे काम करेगा, जब हमारे जो केमिकल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे, सिर्फ गैसियस में, ठीक है, ये तब काम करेगा जब रिएक्ट करेंगे दो गैसेस को, ठीक है, तो उनकी वॉल्यूम, ठीक है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगी, और जो प्रोडक्ट होगा वो मतलब जितना हम कंबाइन करेंगे वो उतना ही प्रोडक्ट देगा। मतलब एग्जाम्पल ही समझा देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा थोड़ा सा ये। तो अगर मान लो हमने 1 मोल एच मतलब हाइड्रोजन का लिया, हाइड्रोजन गैस का, यानी कि H2, और 1 मोल ले लिया हमने क्लोरीन गैस का, यानी कि Cl2, ठीक है, तो इससे क्या बने, 2 मोल HCl गैस के, ठीक है। इसका एक वॉल्यूम लिया हमने, इसका एक वॉल्यूम लिया, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, 2 वॉल्यूम, मतलब कि 2 मोल ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। ये हमारे पास 20 ml था, ये हमारे पास 20 ml था, प्रोडक्ट क्या बना 40 ml, यानी कि वॉल्यूम भी सेम रह रही है, मतलब वॉल्यूम भी डबल हो रही है और मोल्स भी डबल हो रही हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सा यही था, बस ये लो, और कुछ नहीं है खास इसमें, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लो पे चलते हैं, हमारा एवोगैड्रोस लो, ठीक है। एवोगैड्रोस क्या कहता है, टेम्परेचर प्रेशर, जब ये दोनों फिजिकल कंडीशंस जो है वो सेम रहेंगी, यानी कि रिमेन सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या क्या रखा है, वैसे सिंपल है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम सेम कर देंगे, यानी कि उनको कांस्टेंट कर देंगे, तो जो वॉल्यूम होगी गैस की वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करेगी। मतलब अगर हमने जैसे मान लो एग्जांपल मैंने ले रखा है 100 ml ऑफ N2 गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के 100 ml ले लिया हमने, उसमें मान ली हमने एक्स मॉलिक्यूल्स हैं, डेफिनेट कोई मॉलिक्यूल्स हमने नहीं माने हैं, क्या पता कितने हो, ठीक है, एक्स मान लिए हमने कुछ भी, ठीक है। अब उसी कंटेनर में हमने 100 ml ऑक्सीजन और डाल दी, ठीक है, तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके भी एक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मान लो हमने 100 ml नहीं, 10 ml कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ठीक है, 10 ml कार्बन ऑक्साइड डाल दी हमने, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने रह जाएंगे, हाँ मतलब 100 में जितने थे डिवाइडेड बाय 10 उतने ही रह जाएंगे ना, तो x डिवाइड बाय 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही कह रखा है कि इक्वल, जब वॉल्यूम इक्वल होएगी ना, कंटेनर तो सेम था, ठीक है, उसी में नाइट्रोजन डाली, उसी में ऑक्सीजन डाली, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड डाली, तो जब कंटेनर एक है यानी कि वॉल्यूम सेम कर दी हमने, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम में सभी गैसेस के जितने भी गैसेस हम उसके अंदर डाल देंगे, उन सब के जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। बस इतना कह रखा है इस एवोगैड्रोस लॉ ने, बस। तो अब हम करने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म होती है, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और चलो स्टार्ट करते हैं। When two elements, suppose A and B, combine with the third element, suppose C,
having fixed mass and the two elements A and B bears a simple multiple ratio whole number ratio, this known as law of reciprocal proportion. समझ नहीं आया मेरे को पता है, समझ लो, ठीक है। जब कोई भी दो एलिमेंट हमने मान लिया A और B, ठीक है, सेपरेटली मैंने लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सेपरेटली कंबाइन करते हैं जब किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ, मान लिया हमने कोई एलिमेंट C है, ठीक है, उसके साथ जब कंबाइन करेंगे तो जो C का जो मास होगा वो होगा फिक्स, ओके। फिक्स मास में वो दोनों सेपरेटली उससे कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका एक सिंपल मल्टीपल रेशो होगा जो वो बनाएंगे, ठीक है, मतलब होल नंबर रेशो भी हो सकता है वो, this known as a law as laws of reciprocal proportion, ओके, ठीक है। और अभी मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके, लेट्स गो फिर, हाँ, आगे, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया देखो, एक हमने ले लिया कार्बन, एक हमने ले लिया ऑक्सीजन, एक ले लिया हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, हमने मान लिया ए एटम है, मतलब ए एलिमेंट है, और ऑक्सीजन हमने मान लिया बी एलिमेंट है, ठीक है। सी हमने रखा है हाइड्रोजन को, ओके। अभी मैंने क्या बोला था कि जो सी वाला होगा वो उसका जो मास होगा वो रहेगा फिक्स। अभी फिक्स कैसे रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले क्या किया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाया, क्या, CH4। राइटिंग पे मत जाना, माउस के साथ लिखने लग रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अच्छे से, CH4। तो CH4 में जो कार्बन का मास है वो कितना है, 12, हाइड्रोजन का 4, रेशो आया 3:1, ओके। और अभी चलते हैं, जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलके एक मतलब वो कंपाउंड बनाया, क्या, वाटर, वाटर यानी कि H2O। चल छोड़ो यार, इसको नहीं लिखता मैं यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से, ये लो, ठीक है। अभी ये रहा H2O अपना, ठीक है। इसमें H का कितना मास है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है। अभी इनका रेशो कितना आया, 1:8, यानी कि 2 8 16, ठीक है, 8 2 16, तो 1:8 आ गया। अभी आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन का यहाँ पे मास है वो 1 है, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मास है वो भी 1 है, क्यों है, क्योंकि हमने इसको फिक्स किया हुआ था, ओके। अभी कार्बन का कितना आया, 3, ऑक्सीजन का आया 8, ठीक है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपस में जब कंबाइन करेंगे तो उन्होंने बनाया एक CO2, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कितना आना चाहिए, 3:8, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन को जब कार्बन ने इसके साथ मतलब बॉन्ड्स बनाने के लिए या कहें कि कंपाउंड बनाने के लिए कितना मास डोनेट किया था, 3, हाइड्रोजन ने कितना किया, 1, ऑक्सीजन ने कितना किया, 8, ओके। तो आपस में जब ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो उनका रेशो भी कितना आएगा, 3:8। और चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। कार्बन का इसमें CO2 में मास जो होगा वो 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 = 32, ठीक है, 32 आ गया। इनका जो रेशो आया वो है 3:8, ओके। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा लॉ ऑफ, यार रहने दो मैं नहीं लिखता ऐसे, खड़ जो ओके, यहाँ से कर लेते हैं। ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ओके। ओहो, हियर इट इज, एक मिनट रुक जाओ, चलो जी, ठीक है। ओए होए, इसको क्या हो गया, हाँ अभी ठीक है, ठीक है जी।
ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या है इसमें। ठीक है ना, एक बारी अगर डेफिनेशन दोबारा पढ़नी हो तो एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं हम, अच्छे से समझ आ जाएगी। when two elements suppose A and B combine with the third element separately, ठीक है, suppose C having fixed mass, C का मतलब fixed mass हो गया अब, and the two elements A and B bears a simple multiple ratio, whole number ratio, this known as law of reciprocal proportion। अब समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन 6 के 6 लॉज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो जी, बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस एंड सबको समझ आ गया ना। अभी एक ही बात कहूँगा, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, अभी कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ठीक है, वहाँ पे आपको समझा दूँगा, और एक बार वैसे वीडियो में आपको समझ आ ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, कर देना।